इसमें हमने वो रिफ्रैक्शन सब स्टडी किया है, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं अलग टाइप के, वो प्रॉब्लम्स थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन ओके, ड्रॉ करो। लिखो ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, object initially at rest moves towards the surface with acceleration 2 meters per second square. With acceleration 2 meters per second square. ठीक है। Find velocity of image. Find velocity of image at t equal to 1 second. Find velocity of image at t equal to 1 second. ठीक है, at t equal to 1 second और full stop। ठीक है, कंडीशन लिखो। Initially object is at 31 centimeters. Initially object is at 31 centimeters from the surface. ठीक है, शुरुआत में ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या 31 सेंटीमीटर पे, अब वो क्या सरफेस की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन दिया है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, पहले मुझे वो बताओ। इमेज को तो स्टडी करेंगे, तो पहले मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एक बार करो, स्टडी करो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो मिसाल में। Okay? 1 मीटर और शुरुआत से फिर एक्सेलरेशन है ना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में ले रहा है। एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले, ठीक है। कितना मूव करेगा आगे देखो, शुरुआत में ऑब्जेक्ट इधर है 1 सेकेंड पे
t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये कितना ट्रैवल करेगा ये हमको काइनेमेटिक्स से लगा सकते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है, हाफ at स्क्वायर, s कितना रहा है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, ठीक है। पूरा 31 सेंटीमीटर दिया हुआ था, हेड स्टिल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी भी होगी ना, वो vo लिख लेते हैं, vo निकालो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चाहिए हमें। कौन से फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वल टू u प्लस at। अच्छा इधर ध्यान रखना, यहाँ पे v और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस नहीं है, इस इक्वेशन में v और u क्या है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो मुझे v o निकालना है, u तो 0 होगा, a 2 है, टाइम 1 है, तो v o ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर इसमें ना ध्यान देना, ये v o अपना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, चलो चलेगा। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी इसके कुछ, तो इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। हमने वेलोसिटी वाले ना प्रॉब्लम्स किए थे वो मिरर में, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में भी ना प्रॉब्लम्स किए थे। एक प्रॉब्लम ने किया था, चाहो तो रेफरेंस के लिए वो एक बार स्टडी कर लो, अपने आप सोचो ये वो कैसे निकालोगे, खुद दिमाग लगाओ, चाहो तो वो वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम पहले देख सकते जो मिरर में हमने किया था, ठीक है, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में किया था हमने, कैसा प्रॉब्लम है, तो वो एक देख सकते हो। हाँ, उसके बाद ठीक है ये ट्राई करो। इसमें वो मिरर हम देखो हमने क्या किया था, वेलोसिटी और उसका क्या डिफरेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पे जो हमने कल फॉर्मूला स्टडी किया उसका डिफरेंशिएशन करना है। फॉर्मूला क्या था, n2/v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ठीक है ना। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखा n2 जो कांस्टेंट है वैसा ही रहेगा, 1/v उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस 1/v स्क्वायर, बाद में क्या लिखेंगे dv
बाई डी टी माइनस सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन क्या n1 ऐसा ही रहेगा -1/u² du बाई डी टी। इसका क्या होगा? जीरो का सब कुछ कांस्टेंट है इसमें, है ना, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें देखो, इसको रियल ये -n2 v² dv बाई dt को क्या लिखे? dy लिख के इमेज की वेलोसिटी मतलब vi लिख सकते हैं, -n1 u², ये माइनस प्लस हो जाएगा। du बाई dt क्या होगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है। इधर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो इधर से देखो vi आ जाएगा, तो vi देखो कितना आएगा, इसको इस तरफ लेके जाओ तो कितना आ जाएगा? ये n1 बाई n2 इंटू v² बाई क्या आएगा? v² बाई u², क्या आएगा? v0। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब वैल्यूज डालनी है, तो n1 कितना है? 1। v अपना कितना है? 2। क्या? v² इधर क्या आएगा? v0। ओके, तो इधर पहले v निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला यूज करो। n2 कितना होगा? 3/2। v मुझे निकालना है, माइनस n1 कितना होगा? 1। u बोलो, u कितना होगा? u कितना होगा? -30 आएगा। साइन के साथ ध्यान रखना है। कितना आएगा? -30 इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r कितना होगा? 10। इसको सॉल्व करके v निकाल, फिर बाद में हम वैल्यूज डालेंगे ना। क्वेश्चन दिए क्या? 90 प्लस 90 सेंटीमीटर। तो इधर का सही ये आ रहा है क्या? सबका 90 और ये वैल्यूज डाल दो इधर। n1 कितना होगा? 1। v² होगा 90²। v0 अपना कितना था? 2 अपॉन n2 कितना था? 3/2। u कितना था? 30 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये होगी इमेज की वेलोसिटी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की स्पीड आ गई, इमेज की स्पीड आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ड्रॉ करो डायग्राम।
चलिए ड्रॉ। ओके, इसमें लिखो ऑब्टेन द टू फोकल लेंथ, ऑब्टेन द टू focal length in refraction at spherical surface. Obtain the two focal length in refraction at spherical surface. इसमें ना दो फोकल मतलब दो फोकस आते हैं। अगर ऐसा केस हो ना, जैसे हमने मिरर की बात किया तो कॉन्केव कॉन्वेक्स, उसमें एक ही फोकस आता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला में आपको पता है इक्वल भी होता है r/2, ठीक है। इसमें रिफ्रैक्शन के केस में दो फोकस है। फोकस कैसे बनाते हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे बनता है फोकस? दो तरीके से। ऑब्जेक्ट को फोकस पे अगर रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे, रेज पैरेलल हो जाती है। और दूसरा उसका उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? तो ऐसे दो तरीके से हम फोकस निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला सॉल्व करना है प्रॉब्लम, ऐसा ही मानो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहला मैं बता रहा हूँ, दूसरा अपने आप ट्राई करना है। लिखो फर्स्ट फोकल लेंथ इज ऑब्टेन्ड, फर्स्ट फोकल लेंथ इज ऑब्टेन्ड when object is at focus, when object is at focus and image is formed at infinity, and image is formed at infinity, ठीक है। तो डायग्राम कैसा होगा? मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है? फोकस पे रखा है, फोकस पे रखा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा? f1। अब रे डायग्राम इसमें बना है, तो रे डायग्राम क्या होगा? पहली रे तो ऐसे ही जाएगी सीधी, दूसरी रे तो जैसे मैं एंगल पे बनाऊं ऐसे ही। तो रिफ्रैक्शन के बाद बोलो क्या होगा? यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल, इन्फिनिटी पे बनेगी। ये पहला डायग्राम ऐसा बनता है। सॉल्व करो, f1 निकालो। ये क्वेश्चन में n1 into r तक दिया हुआ है, ठीक है। f1 मुझे निकाल के दो, इसमें साइन और वो सब ध्यान रखना, प्लस माइनस करो सॉल्व। मुझे f1 निकाल के दो। Okay, yes.
What इसमें सॉल्व करना है। देखो N2 तो ऐसा ही रहेगा, ये फॉर्मूला यूज करना है। V बोलो क्या होगा? इस तरफ जा रहा है ना, ठीक है ना, इमेज इनफैक्ट पे बन रहा है, ये रेस पैरेलल है मतलब इनफैक्ट पे माइनस N1 ऐसा ही रहेगा। U बोलो, U मतलब क्या ऑब्जेक्ट F1 लिखा है, क्या होगा? माइनस F1, यहाँ पे माइनस F1 इक्वल, ये तो सेम रहेगा N2 माइनस N1 प्लस आर या माइनस आर बोलो। इसका रेडियस यहाँ पे इस तरफ है ना, राइट साइड, प्लस में ही जाएगा आर, बस इसको सॉल्व कर लो। F1 आएगा, क्या आएगा? N1 आर अपॉन N2 माइनस N1, ये पहले फोकल लेंथ है, ठीक है। N1 आर अपॉन N2 माइनस N1। अब वैसे ही सेकंड फोकल लेंथ स्टडी करना है, तो उसके लिए लिखो क्या होगा? फॉर सेकंड फोकल लेंथ, क्या होगा बोलो? ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इंफिनिटी पे। फॉर सेकंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, फॉर सेकंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड इमेज is formed at focus. Image is formed at focus. Diagram total. यह गया डॉट डायग्राम। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, मतलब अब रेस पैरेलल आएगी, ठीक है, रेस पैरेलल आएगी और क्या होगा? इधर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, यहाँ पे इधर इमेज बनेगी, मतलब ये जो डिस्प्ले फोकस होगा अपना, ये F2 लिखो कुछ, ये F2 होगा, ठीक है ना। अब तुम्हें F2 निकालना है, करो सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना है, F2 निकालो।
क्या आएगा इसमें? यहाँ पे N2 ऐसा ही रहेगा। V किसके बराबर होगा? F2 प्लस F2 रहेगा माइनस N1 U क्या होगा? इंफिनिटी। N2 माइनस N1 R तो क्या प्लस में ही रहेगा? इसको ये पार्ट तो 0 हो गया, तो F2 इक्वल टू क्या आएगा इधर? N2R अपॉन N2 माइनस N1। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ये इतना पार्ट स्टडी कर लिया। ठीक है ना, करते क्या अलग टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ओके, प्रॉब्लम देखो क्वेश्चन इसमें फाइंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। फाइंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। करो इसमें क्या है? इसमें पहले तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये कल जो N2/V N1/U वाला, वो इधर कुछ काम का ही नहीं है। इधर नॉर्मल रिफ्लेक्शन स्टडी करना है। ठीक है ना, इधर ऑब्जेक्ट इमेज वो सब थोड़ी दी है।
नॉर्मल वो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इस तरह के होता है, स्नेल लॉ वो सब लगाना है, इस तरह का आंसर। इसमें क्या होगा? देखो रिफ्लेक्शन करवाना हो तो ये हमने देखा जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे जाएगा। तो ये अब क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये कितना एंगल होगा 60 डिग्री। रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे बनाई, रिफ्लेक्टेड रे बना बेस मीडियम में जाएगी रे, ऐसे कुछ बना दिया तो ये अपना आ रहा है। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या स्नेल लॉ लगा सकते हैं, n1 sin i = sin r। n1 कितना होगा 1 sin i मतलब sin 60, n2 √3 sin r, तो ये कितना होगा √3/2 और sin r कितना होगा 1/2, तो r कितना आएगा 30, तथा 30 डिग्री है। तो जो एंगल है वो ये निकालना है, ये 60 है 30 है ना, कितना हो जाएगा 90। ओके, एक बार स्टडी किया। ओके, ये भी एक हो गया। अब इसमें ना नॉर्मल रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करवाने अपनों सेल्फ स्टडी कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट जेडीओ में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन लोग आ सकता है और वो क्वेश्चन इसमें उठा देता हूँ। ओके, चलिए तो ओके, लिखो RI इक्वल टू, RI जो है
वो कितना दिया हुआ है, n इक्वल टू लिखो 1 प्लस वाई बाई ए, n इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई ए, ठीक है। लेकिन ड्रॉ द पाथ ऑफ द रे, draw the path of the ray, draw the path of the ray and obtain angle of incidence, and obtain angle of incidence, and obtain angle of incidence at the upper boundary, angle of incidence at the upper boundary, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन में क्या अलग है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देखो 1 प्लस वाई बाई ए है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वाई क्या बढ़ेगा, ये वाई की वैल्यू बढ़ेगी मतलब एन की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वेरिएबल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरल कांस्टेंट होता है एक मीडियम का, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वेरिएबल है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो रे है ना वैसे स्ट्रेट नहीं जाती, बेंड होते रहती है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे बेंड होते रहती है। तो इसका डायग्राम सब ड्रॉ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से थोड़ा ढंग से ना कुछ पॉइंट्स लिखो। एक तो क्या लिखोगे कि हियर Ri is variable, here Ri is variable, so the ray, here Ri is variable, so the ray will not follow a straight line, will not follow a straight line, but will move along a curve, but will move along a curve, ठीक है। अब देखो कर्व के ये कर्व हो रहा है तो रे ऐसे आ रही है, तब ये कर्व ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कर्व, तो कैसा होगा, तो उससे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीका, जैसे तो ऊपर जा रहे हैं एन की वैल्यू क्या बढ़ रही है, अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, उससे दूर बेंड होती है, एंड बटर उसकी तरफ बेंड होगी। तो पहले रे देखो इसमें ना विजुअलाइज कर सकते हो, इसमें विजुअलाइजेशन के लिए बताता हूँ, इसमें ना ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। ये जो पहला प्रॉब्लम है इसलिए, बाकी दूसरे पार्ट में तो अपने आप ट्राई कर ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करो, ठीक है। तो क्या होगा, पहले रे तो ये ऐसे बेंड होगी, बाद में और दो बेंड होगी और बेंड होगी और बेंड होगी, जैसे समझना है तो ये कर्व बना कि बेंड होते जाएगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है, ऐसा केस। तो पहले तो ये क्या है, कर्व आएगा। और क्या पूछा है क्वेश्चन में कि जब ये अपर बाउंड्री पे है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई निकालना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले एक कर्व ड्रॉ कर लो ऐसे, ये आई के बारे में एक बार खुद सोचो क्या करना चाहिए।
बोलो कुछ आइडिया लग रहा है कैसे आई निकालेंगे? इंटीग्रेशन नहीं, इधर इंटीग्रेशन, इधर देखो आई और वो तो निकल है ना, स्नेल फ्लो ही होगा। स्नेल फ्लो है ना, देखो हमें जनरल कैसे पता है स्नेल फ्लो इक्वल टू n1 sin i इक्वल टू n2 sin i, पर मैंने ना स्नेल फ्लो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब पढ़ा था ना, तो मैंने उसमें बताया था ये जो n है और sin थीटा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसका sin थीटा है, वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? कांस्टेंट। एक्चुअली वो है स्नेल फ्लो कि n into sin थीटा क्या होता है? कांस्टेंट। तो कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है n1 sin i इक्वल टू n2 sin r ही लिखना है। तो इसमें क्या लिख सकते हो? पहले स्टेटमेंट इसमें लिखिए, इसमें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, according to Snell's law, the product, according to Snell's law, the product n sin theta equal to constant, n sin theta equal to constant for a given rate, तो इसका मतलब क्या है? n1 ये n sin थीटा यहाँ पे और n sin थीटा यहाँ पे भी इक्वल कर सकते हो, एक ही रहेगा ना ये पूरे। तो n sin थीटा यहाँ पे और n sin थीटा यहाँ पे सेम कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें क्या लिखोगे? लिखो फॉर लोअर एंड अपर बाउंड्री, for lower and upper boundary, क्या लिखेंगे हम? n1 sin theta 1 इक्वल टू क्या होगा? n2 sin theta 2। ये लोअर के लिए लगता है या अपर के लिए लगता है? तो n1 क्या लोअर के लिए है, तो n1 बताओ कितना होगा? लोअर होता है यहाँ पे कितना होगा? n1 1 होगा। इधर कुछ नहीं दिया होता, इससे देख लेना, ठीक है ना? ये भाई ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 sin थीटा 1 बोलो 45 होगा इक्वल टू n2, मतलब यहाँ पे इधर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तेरी अपनी इक्वेशन 1 प्लस y बाई a और sin थीटा 2 उसमें sin i लिख सकता हूँ, ठीक है? अब इसमें y इक्वल टू क्या डालूं? एक है ना अपर बाउंड्री, लिख सकते हो फॉर अपर बाउंड्री। कर लो सॉल्व, इसमें निकाल दो। आई निकाल कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। देख लिया क्या? क्या होगा? ये sin 45 मतलब 1/√2 इक्वल टू, यहाँ पे ये डाल दो, बाकी जगह ये डाल दो, पूरा कितना हो जाएगा? 2 sin i। तो sin i कितना आ गया? 1/2√2। तो i आ गया अपना sin इनवर्स 1/2, ठीक है? ये i आ जाएगा, ठीक है? वैसे वेरिएबल
वाले केस भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये मॉड्यूल मिल गया ना सबको, ठीक है ना। तो मॉड्यूल में ऐसे अलग सब दिए हैं, ऐसे सब टाइप के मिलेंगे प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो उसमें भी ऐसे अलग अलग दिए हुए, तो भी ट्राई कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन कर लिया, इसमें एक और ये एपेरेंट डेप्थ हमने पढ़ा था। एपेरेंट डेप्थ वाला भी प्रॉब्लम है, वो ट्राई कर लो। ओके, ड्रॉ करो ये। चलिए लिखो इसमें, हाउ मेनी images will the observer see? How many images will the observer see when viewing from above? When viewing normally from above. When viewing normally from above. ऊपर एयर है, ठीक है ना, वही अज्यूम करना, ऊपर एयर दिया हुआ है, कुछ ना हो तो ऊपर से देख रहे हैं। ऑब्जर्व को क्या क्वेश्चन लिखा, हाउ मेनी इमेजेस, ठीक है ना। ऑब्जर्व को कितनी इमेज दिखेंगे अगर वो ऊपर से दिखेगा तो, ठीक है। कंटिन्यू में ही लिखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। नीचे मिरर है, ठीक है, नीचे मिरर दिया हुआ है, सोचो इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये। जितनी भी बन रही है रे डायग्राम मुझे बना के दो, रे डायग्राम। पहली इमेज कैसे बनेगी, दूसरी इमेज कैसे बनेगी, दो अगर बन रही है तो रे डायग्राम बना के, एक ही बन रही तो आंसर गलत। ना तो वो अगर दो बन रही है तो I1 I2 ऐसे बना कि I1 I2 कम करो।
ऐसे क्वेश्चन में वो चेक होगा कि तुम मतलब रेस कैसे स्टडी करता हो। इमेज बनानी हो कभी भी, सपोज एक इमेज तुम्हें बनानी, कितनी रे तुम्हें मिनिमम ड्रॉ करनी पड़ेगी? दो रे तुम्हें बनानी पड़ेगी, तब तुम ढंग से वो क्या कहते हैं इमेज को बना पाओगे। कोई ढंग से देखो पहली इमेज कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ, दूसरी भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मिरर है। पहली इमेज कैसे बनेगी? रे ऐसे सीधी जाती है, रे ऐसे सीधी जाएगी ऊपर, एक रे बना दी। दूसरी रे ऐसे थोड़े एंगल पे बनाओ। रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? अवे जाएगा क्योंकि एयर में जा रही है, ठीक है, इधर अवे जाएगी। अब ये दोनों रे ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही है, ठीक है, ये दोनों रे ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही है, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? ये दोनों रे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? इधर थोड़ी इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ये दोनों रे इसकी आंखों में जा रही है, इधर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? यहाँ पे एक इमेज बनेगी, ठीक है, एपरेंट डेप्थ वाला, यहाँ पे इमेज बनेगी। ये पहली इमेज होगी। दूसरी इमेज इंटरेस्टिंग है, उसमें थोड़ा और ध्यान से फॉलो करना है कि दूसरी इमेज कैसे बनेगी। तो दूसरी इमेज में क्या होगा? देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर मिरर है। देखो दूसरी इमेज कैसे बनेगी? अब रे है ना, एक नीचे जाएगी, रे नीचे जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये रे नीचे जाएगी और एक और रे भी बनाओ, कैसे नीचे गए, ठीक है, ये नीचे। अब इस रे का क्या होगा? ये नीचे के डायरेक्ट ही रिफ्रेश करेगा, हाथ को ऊपर जाएगी ये रे, ये रे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, जैसे कुछ रिफ्लेक्ट होगी। अब इसके बाद सीधी जाएगी क्या होगी? वापस ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट होगा। अब ये दो रे भी ऑब्जर्वर की आंखों में जा रही है, ठीक है। तो अब समझना इसमें क्या हो रहा है। पहले तो ये मिरर क्या बनाएगा? इसकी इमेज बनाएगा, ठीक है। तो समझना, ये मिरर इसकी इमेज बनाएगा। कैसे बनती है? एग्जैक्ट इसके सामने ही बनती है, यहाँ से, ठीक है। ये कुछ टेम्पररी आई डैश लिख लेते, ये आई डैश भी बना सकते हो। इस मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे कौन सी थी? ये थी और ये थी, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कर रहा हूं, तो ये मिलेगा, ठीक है। अब इस सरफेस को क्या लगेगा? पहले इस केस में क्या था? इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा लगेगा? तो ये दोनों रे इधर से आ रही है। अब इस सरफेस के लिए ये दोनों रे कहाँ से? वो से आ रही है, कहाँ से आ रही है? आई डैश। तो इस सरफेस को क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट क्या है? आई डैश। वो नहीं याद है ना, ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है। मल्टीपल हो तो ध्यान रखना कि पहली इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जर्व को क्या लगेगा? ये दोनों रे कहाँ से आ रही है? ऐसे एक्सटेंड करो, एक ये लाइन, और यहाँ पे वापस एपरेंट डेप्थ का केस हो गया, जैसे मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ कहीं पे आ रही है। तो दूसरी इमेज क्या है? यहाँ कहीं पे बनेगा कि वापस एपरेंट डेप्थ का केस है, ठीक है, वापस एपरेंट डेप्थ का केस है। इसमें ये देखो क्वेश्चन में तो ये हाइट थी। अब मुझे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं मैं, बस तुम्हें थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। ये एच है, पर एपरेंट डेप्थ का जब फॉर्मूला लगाते हैं तब याद हो तो सरफेस से मुझे डेप्थ चाहिए होती है। तो ये जो डेप्थ है ना, ये जो डेप्थ है, ये कुछ एच नॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो एपरेंट डेप्थ है मेरी, ये इसको कुछ H1 ले लेता हूँ, पहली इमेज बनती है ना। तो H1 को आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होता है? H ज्यादा फॉर्मूला 1 माइनस क्या होता है? M2 बाई N1। N2 मतलब क्या है? तो 1 ही होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है? N। तो जो एपरेंट डेप्थ है अपनी ये वाली,
H1 किसके बराबर आएगा, n के बराबर। अब इसकी अगर बात करें, अब इस सरफेस के लिए रियल डेप्थ कौन सी होगी, बोलो इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस को क्या लग रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इधर थोड़ी है आई डैश पे, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये, अब ये देखो ये इसको कुछ मैं H2 ले लेता हूँ, एक मिनट पहले ये H0 है ना, अब ये डेप्थ मुझे चाहिए, तो ये डेप्थ देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे तो ये अपना कितना था H0 है ना, ये अपने H0 लिया था, और ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ H, प्लेन मिरर का केस हो ये H है तो पूरा ये भी H होता है, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा H0 प्लस 2H, और एपेरेंट डेप्थ यहाँ से इधर बना रहा हूँ, ये मेरी एपेरेंट डेप्थ हो जाएगी, तो कुछ H2 लिख लेते हैं, तो H2 किसके बराबर आएगा H0 प्लस 2H अपॉन n। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस, मतलब I1 और I2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये डिस्टेंस इसमें से देखो I1 और I2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसमें देखो I1 और I2 के बीच का डिस्टेंस मतलब H2 माइनस H1 लिख सकते हैं, सरफेस से ही है ना, तो H2 माइनस H1 का रो क्या आ गया, उसके बीच का डिस्टेंस आ गया, तो ये ड्रॉ कर लेना, बाद में डिस्टेंस बिटवीन ऐसे लिखना पूरा कि डिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2 कितना होगा H2 माइनस H1, H2 और H1 दोनों निकाल दिया हमने, तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन I2 एंड I1 तो कितना होगा H2 माइनस H1, H2 हमें पता है H0 प्लस 2H बाई n माइनस H1 भी आ गया अपना H0 बाई n, तो देखो ये H0 बाई n कैंसिल हो रहा है, क्या बचा है 2H बाई आ गया, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है।